अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर 2 फरवरी 2023, दिन है गुरुवार। बजट 2023-24 अभी विश्लेषण सुने थे। अब आता है खेती किसानी उद्योग व्यापार, इस पर थोड़ा दृष्टि डालते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण इस साल बंटने का लक्ष्य। पॉइंट है 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई कृषि ऋण में। अगला पॉइंट है 6,000 करोड़ पीएम मत्स्य संपदा योजना में होगी निवेश। अगला है 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे स्वच्छ पौध कार्यक्रम पर। ऐलान है कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार बनाएगी कृषि त्वरित कोष। ऐलान क्या है? कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार बनाएगी कृषि त्वरित कोष। अब देखते हैं विषय क्या है। प्राकृतिक खेती पर जोर, किसानों को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग। प्राकृतिक खेती पर जोर, किसानों को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है। इसमें 11% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा सरकार ने कृषि स्टार्टअप, प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई हैं। कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। इसके साथ ही देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण केंद्र बनाए जा सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी ज़रूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होंगी। देश के सभी किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक कृषि त्वरित कोष यानी AAF स्थापित करेगी। समावेशी किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे भी बनाया जाएगा। अब आता है पीएम मत्स्य संपदा योजना। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म व लघु उद्योगों की गति को और प्रभावी बनाया जा सके। इस योजना में सरकार 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे मत्स्य पालन के लिए बाजार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा मछली के चारे के घरेलू विनिर्माण के लिए प्रमुख लागतों पर सीमा शुल्क भी कम किया जाएगा। अब है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड क्या है? केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। अब आता है बागवानी को 2200 करोड़। सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब आगे है बनेगी सहकारी समितियां। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।
इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर भी केंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सरकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सरकारी समितियों की स्थापना करेगी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी। अब है श्री अन्न से मोटे अनाज को बढ़ावा, सरकार करेगी मदद। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को एक वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। बता दें कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुद्दू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा जैसे कई प्रकार के मोटे अनाज देश में उगाए जाते हैं। अब आगे है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना 10,000 करोड़ रुपए से बनेंगी बायोगैस संयंत्र। वित्त मंत्री ने गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र लगेंगे। इसके अलावा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र बनाए जाएंगे। इसमें कुल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ने जिन गोवर्धन योजना की शुरुआत की थी, उसका उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देकर गांव में मवेशियों के जैविक अपशिष्ट से धन व ऊर्जा का उत्पादन करना है। सरकार इस योजना के तहत किसानों से उनके पशुओं के गोबर की खरीद करेगी और उससे बायोगैस में परिवर्तन किया जाएगा। समुद्र तट पर मैंग्रोव का होगा पौधरोपण। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार नई मिष्टी योजना के तहत समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव पौधरोपण करेगी। सरकार आर्द्र भूमि के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इसके अलावा कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आगे है वैकल्पिक उर्वरकों को मिलेगा बढ़ावा। वित्त मंत्री ने कहा है कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना पेश की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों के लिए पीएम प्रमाण योजना पेश की जाएगी। इस कदम से राज्यों को उर्वरकों का उपयोग कम करने में मदद मिलेगी। आगे है 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सरकार देगी मदद। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सरकार देगी मदद। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगे है सहकारिता क्षेत्र के लिए टैक्स में राहत। सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है। इसमें विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली नई सोसाइटी पर 15% की रियायती दर में टैक्स लगाने तथा नकद निकासी पर TDS के लिए 3 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तय की है। आगे है करोड़ बार सहकारिता मंत्रालय को मिली है। कितना मिला है? 121 करोड़, जो पिछली बार से
1150.38 करोड़ इस बार सहकारिता मंत्रालय को मिले हैं, जो पिछली बार से कम है। पिछली बार 1624.74 करोड़ मिले थे। आगे है कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ा। 1000 करोड़ रुपये कृषि बजट इस बार बढ़ा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कृषि मंत्रालय को अधिक पैसा दे रही है। इसके अलावा कई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया गया है ताकि किसान खुशहाल हो सकें। 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपये 2022-23 में हुआ था 1.24 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में हुआ था 1.05 लाख करोड़ रुपये। अब आता है गन्ना किसानों को मिलेगा भुगतान। वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी सहकारी समितियां 2016-17 से पहले के गन्ना किसानों को खर्च के रूप में किए गए भुगतान का दावा कर सकती हैं। साथ ही मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधि शुरू करने वाली नई सहकारी समितियां 15% की कम टैक्स दर को आकर्षित करेंगी। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है। 60,000 करोड़ पीएम किसान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। खाद बीज की जानकारी के लिए बनेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे है कबाड़ योजना के लिए धन आवंटित। केंद्र सरकार के विभागों में तैनात पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए धन आवंटित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी पुराने वाहनों एवं एम्बुलेंस बदलने में केंद्रीय समर्थन दिया जाएगा। आगे है 2516 करोड़ रुपए से 63,000 पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। पैक्स समितियों के लिए एक मॉडल नियम बनाया गया है। अब आगे है कपास का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। कपास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी यानी PPP मॉडल के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आगे है 5 वर्षों में पंचायतों व गांवों में सहकारी समिति की होगी स्थापना। आगे है 2.2 लाख करोड़ रुपए पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में डाले गए हैं। सरकार ने पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाया है। आगे है 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उपलब्ध का लक्ष्य। 4000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण की स्थापना होगी। 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर। वित्त मंत्री ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ऊर्जा बदलाव और नेट जीरो उद्देश्यों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। सरकार की योजना 2030 तक हरित हाइड्रोजन की मांग, निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराना है। लद्दाख से हरियाणा तक भारत की पहली एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन की घोषणा। वित्त मंत्री ने बजट में लद्दाख से हरियाणा तक भारत की पहली मेगा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसके तहत लद्दाख से 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की निकासी और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण
20,700 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। इसमें 8300 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलेगी। आगे है 13,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन के लिए खर्च होंगे 20,700 करोड़। आगे है क्रेडिट गारंटी स्कीम में बदलाव, छोटे और मझोले के उद्योगों को बड़ी राहत। वित्तीय सूचना रजिस्ट्री बनेगी। एमएसएमई को मिलेगी 9,000 करोड़ रुपए। एमएसएमई को कितने मिलेगी? 9,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने छोटे और मंझोले उद्योगों को बजट में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उद्योगों के लिए यानी एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में बदलाव किया गया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके लिए सरकार 9,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी। 2 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम। वित्त मंत्री ने कहा है कि महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। एमएसएमई के लिए संविदागत विवादों को निपटाने के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। अब आता है एमएसएमई को 3.7 लाख की राहत। एमएसएमई क्षेत्र को टैक्स में राहत दी जाएगी। इस साल के बजट में 5% से कम नकदी वाले एमएसएमई को छूट दी जाएगी। एमएसएमई को 3.7 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। अब 3 करोड़ टर्नओवर वाले को लाभ। वित्त मंत्री ने बजट में 3 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्योग और 75 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर कराधान का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए टर्नओवर थी। एमएसएमई गिफ्ट सिटी। वित्त मंत्री ने कहा है कि बिना दावों वाले शेयरों और लाभांशों के दोबारा दावों के लिए एकीकृत आईटी पोर्टल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार आईएफएससी गिफ्ट सिटी में पंजीकरण और मंजूरी के लिए एकल खिड़की तंत्र भी स्थापित करेगी। अब आता है विवाद से विश्वास का दूसरा चरण। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार वाणिज्यिक विवादों के निपटाने के लिए विवाद से विश्वास कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी। इससे फर्मों को कर संबंधी विवाद खत्म करने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा है कि विवादों पर मेल मिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए एक जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी। अब आगे है राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का है लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा है कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5% से नीचे लाया जाएगा। कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपए पर रखा गया है। इसके अलावा राज्यों को जीडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% रखा है। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया है। अब आता है सरकार रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपए का लेगी कर्ज। सरकार रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपए का लेगी कर्ज। केंद्र सरकार व्यय और आय के बीच का अंतर को पाटने के लिए अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है।
यह 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए गए कुल कर्ज 14.21 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अभय स्टार्टअप की आयकर छूट मार्च 2024 तक बढ़ी। स्टार्टअप की आयकर छूट मार्च 2024 तक बढ़ी। सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप को मार्च 2024 तक आयकर लाभ देने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। उन्होंने कहा कि मैं आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके साथ ही मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव के कारण नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 7 से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी करती हूँ। वित्त मंत्री ने कहा है कि चीनी सहकारिताएं 2016 से 17 से गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा खर्च के रूप में कर सकती हैं। इसी के साथ खेती किसानी उद्योग व्यापार जो है बजट सत्र का समाप्त होता है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं।